नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जितना भी क्रॉप होता है, जितने भी फसल होते हैं, ठीक है, क्रॉप मतलब फसल, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया फूड क्रॉप, जिसे हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग फूड क्रॉप्स कहेंगे। और दूसरा हो गया फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स का मतलब हो गया कि जो हमारे मवेशी होते हैं उसको जो कंज्यूम करते हैं वो चीज फॉडर क्रॉप, जैसे कि जो चारा जिसको हम लोग कहते हैं, जो गाय बैल ये सब खाती है, साथ साथ जो मुर्गियों को जो चारा दिया जाता है वो सब फॉडर क्रॉप्स में काउंट हो जाता है। तो हम लोग पहले बात करेंगे फूड क्रॉप्स की, फिर हम लोग बात करेंगे फॉडर क्रॉप की, ठीक है। तो फूड क्रॉप जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो चीज खाते हैं उसको मेनली हम लोग चार पार्ट में, जितने भी फूड वैरायटी उसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, किससे हमें क्या चीज ज्यादा मिलता है उस बेसिस पे, ठीक है। तो हर चीज में तो सब चीज थोड़ा थोड़ा होता है। कोई भी फूड ले लें, जैसे कि हम व्हीट का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें फूड क्रॉप्स है जिसे हम लोग खाते हैं, वो फूड क्रॉप्स हो गया। तो अब इसमें तो बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी, सब है इसमें। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज जिसका वो गुड सोर्स होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसको उसी हिसाब से उस कैटेगरी में रख के हम लोग उसको डिवीजन करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला फूड क्रॉप्स कौन कौन सा है, विटामिन और मिनरल्स मिलने वाला फूड क्रॉप्स कौन कौन सा है, उसी तरह से फैट मिलने वाला कौन कौन सा, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फैट मिले, ठीक है। उसी तरह से प्रोटीन का सोर्सेस कौन सा है। तो इस तरह से फूड को हम लोग मेनली चार पार्ट में डिवाइड करते हैं कि वैसा पार्ट जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिले, वैसा पार्ट जिसे हम लोग को प्रोटीन ज्यादा मिले, वैसा सारे फूड का ग्रुप जिससे हमें फैट ज्यादा मिले, और वैसा जिसमें हमें मिनरल्स और विटामिन ज्यादा मिले, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस चीज से, कौन सा फूड क्रॉप से हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी अनाज है, ठीक है। इसमें हो गया व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, सोरगम हो गया। तो ये सारे चीज है हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं और इससे हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की पूरी होती है। तो हमें बॉडी को, वैसे हम लोग जितना भी वर्क करते हैं सबके लिए एनर्जी चाहिए, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कहां से पूरा होता है? कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। और कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स क्या क्या हो गया? सल्ट्स हो गया, जिसमें आ गया व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरगम, ये सब चीजें इसमें आ गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं फैट की तरफ। तो वैसा कौन कौन सा फूड का सोर्सेज है जिससे हमें फैट मिलता है, तो वो सब एक ग्रुप में रखा गया। जैसे कि ऑयल सीड जितने हैं, ऑयल सीड में क्या होगा? सोयाबीन का सीड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सीसम हो गया, कैस्टर सीड हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, लिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया। तो ये सारे के जो ऑयल निकलते हैं, इनको पेड़ के जब ऑयल निकाला जाता है तो गुड सोर्स ऑफ फैट होता है, ठीक है। इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फैट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमें कहां कहां से मिलता है? तो पल्सेस से मिलता है, ठीक है। तो मेनली जो पल्सेस हो गया, जैसे कि ग्राम हो गया, चना हो गया, पीज हो गया, ठीक है, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, मूंग दाल जिसको उड़द दाल, मटर, पीजन सीड हो गया, अरहर की दाल हो गई, ठीक है। तो जितने भी तरह की दाल होती, मसूर दाल हो गई, ये सारे चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ओके, तो ये प्रोटीन वाले कैटेगरी ये हो गया फूड क्रॉप्स के। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वैसे फूड क्रॉप जिसमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो वेजिटेबल्स और जितने स्पाइसेस है, फ्रूट्स हैं, उन सभी से, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब से हमें गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल के, इसमें वैरायटी ऑफ विटामिन, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे विटामिन हमें फ्रूट से अच्छे खासे मिल जाते हैं। वैसे कुछ खास मिनरल्स जितने होते हैं, आयरन हो गया, जैसे कि आयरन आप जानते हैं कि पालक से मिलता है। उसी तरह से जितने वैरायटी ऑफ जो वेजिटेबल्स है वो गुड सोर्स ऑफ मिनरल के होते हैं। फ्रूट भी मिनरल्स के सोर्स होते हैं। तो ये सब मिनरल्स एंड विटामिन हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से मिल जाते हैं। तो जितने वेजिटेबल्स और फ्रूट है वो सारे एग्जांपल्स अगर आ जाता है क्वेश्चन में कि वेजिटेबल और विटामिन और मिनरल्स का एग्जांपल लिखने, तो कोई भी आप वेजिटेबल्स और फ्रूट का एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब भी होते हैं। तो ये सारे जितने फूड क्रॉप्स हो गए, तो ये सारे मैंने डिवाइड कर दिया इसको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल के कैटेगरी में कि किससे क्या क्या चीज मिलता है। तो ये सारे चीज आगे फूड क्रॉप्स में। अब बात करते हैं फॉडर क्रॉप्स की। वैसे क्रॉप जिसको हम लोग मवेशी को खिलाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए यूज करते हैं ये सब, तो उसमें ग्रासेस मेनली आ जाते हैं। बेरसीम के ग्रासेस हो गए, ओट्स ग्रासेस हो गए, सूडान ग्रासेस हो गए। तो ये सब एग्जांपल हो जाता है फॉडर क्रॉप्स का। फॉडर क्रॉप्स को हम लोग फूड फॉर लाइव स्टॉक भी कहते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब हो गया कि जितने भी हम लोग मवेशी पालते हैं उसको लाइव स्टॉक कहते हैं, ठीक है। उसमें आप चिकन भी हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, जितने भी हैं, इसको हम लोग की
जैसे कि काऊ को पालते हैं मिल्क के लिए, मिल्क बटर क्रीम ये सब के लिए पालते हैं, तो उससे तो हम लोग ले रहे हैं ना, तो डायरेक्टली मिल्क बटर क्रीम तो हमें एग्रीकल्चर लैंड से तो मिलता नहीं है, वो हम लोग काऊ पालेंगे तभी उससे हमको मिल जाएगा, ठीक है, उसकी जो फार्म है। उसके बाद चिकन की बात होगी, पोल्ट्री फार्म होगा तभी तो चिकन मिलेगा। तो इस तरह से जितने चीजें हो गई तो उसको हम लोग लाइव स्टॉक कहेंगे, फूड फॉर द लाइव स्टॉक। तो ये लोग भी खाना खाएंगे, तो उनके लिए जो फूड की जरूरत होती है उसी को हम लोग फॉडर क्रॉप कहेंगे या फूड फॉर लाइव स्टॉक कहेंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कोई भी प्लांट है उसको ग्रोथ करने के लिए, उसकी ग्रो होने के लिए हमें बहुत सारे कंडीशनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे कौन कौन से कंडीशन है जिसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है? तो सबसे पहले क्लाइमेट का ध्यान रखना पड़ता है। तो हर मौसम में हर चीज नहीं उग सकता। कुछ जो मौसम, जो ठंडे के मौसम का प्लांट्स है वो ठंडे के मौसम में ही उगेंगे, कुछ जो गर्मी के मौसम का प्लांट है वो गर्मी के मौसम में, किसी को वाटर ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, समर का अलग होगा, विंटर का अलग क्रॉप्स होगा, तो ये अलग जो सीजन आता है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और है, अगर हम यूरोप का जाए तो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं। उसके साथ साथ हम लोग बात करें टेम्परेचर की, तो अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन पे भी अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं। किसी प्लांट को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है ये प्लांट टू प्लांट। तो एक ही टेम्परेचर पर हम लोग सारे क्रॉप्स को नहीं उगा सकते, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे जाते हैं। उसके साथ साथ एक और टर्म आता है फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड्स क्या होता है? फोटो मतलब हो गया लाइट और पीरियड्स में हो गया समय। तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है, एक अगर हम लोग बात करें इंडिया का रीजन की, तो यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें आर्कटिक रीजन की, अगर हम लोग पार्टिकुलर रीजन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अलास्का रीजन की अगर बात करते हैं, और वो अगर समर टाइम है वहां पे, तो समर टाइम में अलास्का के रीजन में 17-18 घंटे तक सनलाइट रहती है, ठीक है, और बहुत शॉर्ट समय के लिए सन सेट होता है, वो 4-5 घंटे का नाइट होता है। तो जो लॉन्ग टाइम ऑफ सनलाइट मिलता है, तो आप देखेंगे कभी कभी एक इमेज में देखेंगे बहुत लार्ज साइज का, कार के साइज का आपका पंपकिन उगाते हैं वो लोग, ठीक है, बहुत लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज का जो लौकी होता है, कद्दू होता है, ये सब उगाते हैं। तो ये सब चीजें उगाते हैं के लिए फोटो पीरियड्स का ही उसमें डिपेंड करता है कि कितना ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट मिला। अब जितना ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट मिलेगा उतना देर तक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा, उतना ज्यादा अपना फूड बनाएगा, तो उस कारण वहां पे कुछ प्लांट बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है। कुछ प्लांट है जिसको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का सनलाइट चाहिए, तो ये प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है उसको ग्रो करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में 2 तरह के क्रॉप्स मेनली ग्रोन किए जाते हैं, वो है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो ये सीजन के हिसाब से, ठीक है, तो सीजन के हिसाब से ये चीज डिवाइड कर दिया गया है कि इस पार्टिकुलर सीजन में होता है तो उसको हम लोग खरीफ क्रॉप कहेंगे, और इस पार्टिकुलर सीजन में होता है तो उसको हम लोग रबी क्रॉप्स कहेंगे। रेनी सीजन में होने वाले क्रॉप्स को हम लोग खरीफ सीजन के क्रॉप को कहेंगे खरीफ क्रॉप कहेंगे या खरीफ सीजन क्रॉप्स कहेंगे। इसका ग्रोइंग सीजन मतलब कि किस समय हम लोग को प्लांट को मतलब कि सीड डालना है, तो जून में हम लोग को सीड डालना है, और कब ये इसका हार्वेस्टिंग करना, मतलब कब ये पक के तैयार हो जाएगा, कब इसको काटने योग्य हो जाएगा, तो वो अक्टूबर में हो जाएगा। तो ग्रोइंग सीजन जून से अगर अक्टूबर है किसी क्रॉप्स का, तो उसको हम लोग खरीफ सीजन क्रॉप्स कहेंगे, खरीफ क्रॉप कहेंगे या खरीफ सीजन का क्रॉप कहेंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? पैडी मतलब कि धान, मतलब कि जो आप चावल देखते हैं, चावल भी खरीफ क्रॉप है। इसका भी जो रेनी सीजन में इसका बुआई होती है, जो जून मंथ है, बारिश मानसून सीजन के स्टार्टिंग के साथ इसकी बीज रोपी जाती है, और इसके जो इसकी जो कटाई होती है, मतलब कि अक्टूबर एंड तक आते आते इसकी कटाई की जाती है और इसके पैडी निकल जाता है, मतलब धान निकल जाता है खेत से। उसी के साथ साथ सोयाबीन भी एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का। पीजन पी, छोटे छोटे जो मटर आते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। मेज हो गया, मक्का जो होता है, वो भी खरीफ क्रॉप है। कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल बताने के लिए, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके। उसके साथ उल्टा क्वेश्चन करके भी दे सकता है कि ये सारे क्रॉप, कोई मेज का नाम दे दिया, मेज है, जैसे कॉटन का एग्जाम्पल दे दिया, कॉटन है, ये खरीफ है कि रबी है। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम थोड़ा सा याद कर लेना है। इसका ग्रोइंग सीजन क्या होता है? जून से अक्टूबर होता है। रेनी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। ओके, जून से अक्टूबर, अगर आप नॉर्थ इंडिया का बात करें तो जून से अक्टूबर में, या ऑल ओवर लगभग इंडिया में कुछ पार्ट को छोड़ के पूरा रेनी सीजन मानसून सीजन होता है। तो यहाँ पे खरीफ सीजन होगा, और इस ड्यूरेशन में जो क्रॉप उगाए जाएंगे उसको खरीफ क्रॉप उगाए जाएंगे। ओके, अब
दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्रॉप सीजन है वो रबी क्रॉप्स का। इसका ग्रोइंग सीजन होता है नवंबर से अप्रैल। विंटर सीजन में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, RABI। ओके, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, तो व्हीट, ग्राम, पीज, मटर, लिनसीड आर रबी क्रॉप्स हो जाते हैं। इसको बोया कब जाता है, इसको सीड कब डाले जाते हैं, इसका डाला जाता है नवंबर महीने में, और इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, अप्रैल महीने में। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, जैसे कि गेहूं हो गया, ग्राम हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गए इसके। अब एक चीज और है जो कि बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं बता देता हूं कि अप्रैल महीने से लेकर जून महीने तक जो गर्मियों का जो सीजन होता है, इसमें तो क्रॉप का तो कोई जिक्र नहीं है। इसमें क्या होता है, खेत खाली होता है, तो नहीं, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के कुछ फल और फूल होते हैं जिसको जायद क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, समर सीजन में सारे क्रॉप्स नहीं उग पाते, बहुत स्पेसिफिक कुछ क्रॉप्स उग पाते हैं जिसको जायद कहते हैं। ओके, तो मेनली हमने दो पढ़ना है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन के क्रॉप्स हो गया, और जो रबी क्रॉप्स हो गया वो विंटर सीजन का। तो विंटर सीजन जो है उसका ग्रोथ का ड्यूरेशन क्या क्या हो जाएगा, तो नवंबर में बोएंगे और अप्रैल में इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, उसको रबी क्रॉप्स कहेंगे। और खरीफ क्रॉप को क्या एग्जांपल हो गया, खरीफ क्रॉप का क्या ड्यूरेशन हो गया, तो हो गया रेनी सीजन वाला। तो मतलब कि जून में इसके बुआई करेंगे और नवंबर आते, अक्टूबर नवंबर आते इसको कट कर लेंगे, ठीक है, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो ये हो गया खरीफ का। अब फार्मिंग प्रोसेस, जो फार्मिंग हम लोग करेंगे, तो ये तो सीजन मैंने बता दिया। अब जो फार्मिंग प्रोसेस करेंगे तो इसको मेनली हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं, ठीक है। पूरे फार्मिंग प्रोसेस को, जो फार्म में जो क्रॉप्स लगाएंगे उससे हमें हार्वेस्टिंग मिलेगा, उससे हमें फूड मिलेगा, तो उसको पूरा जो प्रोसेस है उसको 3 स्टेज में। पहला स्टेज हो गया चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग, सही सीड का चॉइस करना, ठीक है। जैसा हम लोग सीड बोएंगे उसी तरह का फल निकलेगा, तो सही सीड का जो चॉइस होता है उसको कहते हैं सीड की प्लांटिंग। सही चीज की सबसे पहला स्टेप है सही सीड को चुनना और उसको प्लांट करना। ओके, उसके बाद हो गया जब एक बार सीड लग गया खेत में, उसके बाद फार्म में, उसके बाद उसमें जो पेड़ निकला, जो क्रॉप निकला, उसका न्यूट्रिशन, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसका देख रेख रख रखाव बढ़िया से, उसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें वाटरिंग अच्छा से मिले, उसमें मैन्योर, फर्टिलाइजर ये सब मिले, तो ये सेकंड स्टेज हो जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेज आता है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग। जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसमें किसी भी तरह का कोई कीड़े नहीं लगे, उसमें वायरस, बैक्टीरिया या किसी तरह का फंगस अटैक नहीं हो, तो ये सब का देखना। उसके साथ साथ क्रॉप की हार्वेस्टिंग और उसके बाद स्टोरेज, ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं थर्ड स्टेज में। तो ये पूरा फार्मिंग का प्रोसेस है। पहले सही सीड का सिलेक्शन करना, उसके बाद प्लांट को प्रॉपर ग्रो कराना खेत में, सेकेंड स्टेज में वाटरिंग देना, और थर्ड स्टेज में उसका क्रॉप का प्रोटेक्शन करना, साथ साथ उसका स्टोरेज करना, हार्वेस्टिंग इंक्लूडिंग हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब जो क्रॉप बो दिए, अब क्रॉप का हम लोग सिस्टम भी समझ गए कैसे हम लोग फार्मिंग करना है, जैसे पिछले बार बताया अंडरस्टैंडिंग द फार्मिंग प्रोसेस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो खाली क्रॉप लगाने से तो नहीं होगा ना, क्रॉप को इंप्रूव कैसे करते हैं। जो क्रॉप का यील्ड है, यील्ड मतलब कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसको इंप्रूव करने का क्या क्या तरीका है। सबसे पहला है कि क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करना। जिस वैरायटी का हम लोग सीड डाल रहे हैं उसी अच्छे वैरायटी का अगर हम लोग सीड डालते हैं तो हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्शन का इंप्रूवमेंट करना, पर हेक्टेयर कितना हमें फसल निकल रहा है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे अपना फोकस रखना। कैसे उसमें फर्टिलाइजर ज्यादा डाल सकते हैं, किस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को डालने से कितना ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। साथ साथ उसमें जो थर्ड स्टेज आता है उसका प्रोटेक्शन करना। आप खेत में लगा भी दिए, अच्छी वैरायटी भी लगा दिए, उसका अच्छा से देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन अगर लास्ट में कीड़े आके खा जाते हैं, ठीक है, तो वो तो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो उसका प्रोटेक्शन कैसे हो सके, उसमें पार्टिकुलर कौन सी इंसेक्टिसाइड डालनी है, या फिर ऐसा इंप्रूवमेंट करना कि इंसेक्ट लगे ही नहीं। तो ये सारी चीज देखना है। इन सबके साथ साथ लास्ट में ये भी हो जाता है कि सब कुछ कर लिया अच्छे से, उसको अगर स्टोर नहीं किया, हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर उसको मैं स्टोर नहीं किया तो उसमें फंगस लग जाएगा, बारिश से बर्बाद भी हो सकता है, चूहे लग सकते। तो ये सारे चीजों का हम लोग को मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, तभी हमारा क्रॉप यील्ड बढ़ता है, ठीक है। पर हेक्टेयर क्रॉप ज्यादा का प्रोडक्शन लेने के लिए हमें ये सारे चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।